हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट को नोट्स तथा यूट्यूब वीडियोस के द्वारा पढ़ाऊंगा। पहले मैं यहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। इसमें फर्स्ट यूनिट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स लिमिटेशन, crystal field theory, crystal field splitting of energy level in octahedral, tetrahedral and square planar complex। आपको VBT, CFT और crystal field splitting in octahedral, tetrahedral और square planar complex में पढ़नी है। इसके अलावा crystal field stabilization energy of octahedral complexes इन CFSE केवल ओनली octahedral कॉम्प्लेक्स की ही पढ़नी है, जिसकी आपको कैलकुलेशन भी पढ़नी है। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना सिलेबस है। सेकेंड यूनिट के अंदर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक है एक। और दूसरा इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय गुण, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन ओनली फॉर्मूला, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। थर्ड यूनिट में स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, लेवाइड एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, color of transition metal complexes, effective atomic number EAN, pi acceptor ligands, experimental determination of stability constant and composition of complexes, जिसमें जॉब मेथड्स एंड जेरम मेथड, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में फोर्थ यूनिट में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, नॉमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बॉन्डिंग, प्रिपरेशन इनकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम, मर्करी एंड टिन। इसके अलावा इसमें दूसरा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्काइली, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये फोर्थ यूनिट का सिलेबस है। और फिफ्थ यूनिट में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड metallurgical processes, metallurgy of copper, zinc, platinum and uranium from their main origin, ये फिफ्थ यूनिट का सिलेबस है। ये पांचों यूनिट का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीएससी थर्ड ईयर का जो सिलेबस है। अब अपन फर्स्ट यूनिट का टॉपिक
मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और जिसमें फर्स्ट टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी। यह सिद्धांत पॉलिंग के द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है, जिनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसकी पहली अवधारणा, फर्स्ट, केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त कक्षक sp_d उपलब्ध होते हैं। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंटर में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन है उसके पास रिक्त कक्षक है, वो sp_d उपलब्ध होने आवश्यक है। अतः ये धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने का कार्य यहाँ पे धातु परमाणु करता है। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। उप सहसंयोजक की संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप जानते हो क्या होते हैं, कि किसी संकुल यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। ये यहाँ पे इसकी फर्स्ट अवधारणा थी। सेकंड वीबीटी की अवधारणा, विभिन्न रिक्त कक्षक संकृत होकर, जो रिक्त कक्षक है वो संकरण के द्वारा आपस में संकृत होकर समान ऊर्जा, आकार व आकृति के संकृत कक्षक बनाते हैं। ये संकृत कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित होकर संकुल की आकृति निर्धारित करते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक है वो संकरण के द्वारा समान ऊर्जा, आकार और आकृति के संकृत जो कक्षक बनाते हैं वो उसके चारों ओर इस प्रकार से त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होते हैं जिसके द्वारा उस संकुल की आकृति निर्धारित होती है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो प्रकार का संकरण हो सकता है। पहला संकरण यहाँ पे sp3 संकरण, और sp3 संकरण होगा तो उस समय संकुल यौगिक की जो आकृति है वो चतुष्फलक टेट्राहेड्रल होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि संकरण dsp2 होता है तो उस स्थिति में उस संकुल यौगिक की आकृति वर्ग समतल यानी स्क्वायर प्लानर होती है। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस स्थिति में दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं, d2sp3 या sp3d2 संकरण। और इन दोनों प्रकार के संकरण में जो संकुल यौगिक की आकृति है वो अष्टफलक यानी ऑक्टाहेड्रली बनती है। तीसरी अवधारणा, संकुल बनते समय लिगेंड समूह इलेक्ट्रॉन दाता अर्थात लुईस क्षार, जबकि धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्थात लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। आपने लुईस अम्ल क्षार अवधारणा एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ा है कि वे समूह जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वे लुईस क्षार होते हैं, जबकि वे समूह जो
इलेक्ट्रॉन ग्रही होते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पे केंद्रीय जो धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए वो लुईस अम्ल है, जबकि लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। ये इसकी तीसरी अवधारणा। और फोर्थ जो है अवधारणा, लिगेंड के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर से भरा कक्षक धातु परमाणुओं को रिक्त संकृत कक्षकों के साथ अतिव्यापन के द्वारा उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। या उपसंयोजक बंध है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो यहाँ पे लिगेंड के तो कौन से कक्षक, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर से भरे हुए कक्षक तथा केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक, ये आपस में ओवरलैपिंग के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों में अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल बनता है। यानी जो ये लिगेंड के तो लॉन पेयर से भरे हुए कक्षक, जबकि धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनता है। ये इसकी फोर्थ अवधारणा है। पांचवी अवधारणा यहाँ पे अष्टफलक संकुलों के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, अष्टफलक संकुलों में यदि धातु परमाणु या आयन भीतर के डी कक्षक अर्थात n-d कक्षकों के उपयोग करते हैं तो इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चूंकि इन संकुलों के बनने में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, पेयरिंग हो जाती है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, अतः इन्हें चक्रण युग्मित संकुल स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस या निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के जो भीतरी n-1d कक्षक हैं वो उपयोग में आते हैं संकरण में, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे आंतरिक कक्षक संकुल या चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके विपरीत जो संकुल बाहर के डी कक्षक अर्थात n-d कक्षकों का उपयोग करते हैं, इन कौन से कक्षक यहाँ पे n-d कक्षकों का उपयोग करते हैं, उन्हें बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यानी यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे जो समांतर चक्रण वाले होते हैं, अतः इन्हें चक्रण मुक्त संकुल स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। ये यहाँ पे वीबीटी की अवधारणाएं थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन वीबीटी के अनुसार संकुल यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जिसके लिए दो सिद्धांत दिए गए और इन दो सिद्धांतों को भी पॉलिंग के द्वारा दिया गया। इसमें पहला सिद्धांत है विद्युत उदासीनता सिद्धांत,
इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। वीबीटी की स्टेबिलिटी की जो व्याख्या करने वाले दो सिद्धांत, उसमें से पहला विद्युत उदासीनता सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि वीबीटी के अनुसार जब धातु परमाणु तथा लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन पाने के कारण धातु परमाणु पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन करेगा, और उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है जो संकुल का स्थायित्व घटाने वाला होता है। पॉलिंग ने बताया कि जब लिगेंड के दाता परमाणु या लिगेंड का जो डोनर एटम है, दाता परमाणु, वो अधिक विद्युत ऋणी यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अधिक है, अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। जैसे आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो ये अधिक विद्युत ऋणता वाले दाता परमाणु यदि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो धातु पर आए ऋणावेश को ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु उदासीन कर लेते हैं। ये उस ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करके केंद्रीय धातु परमाणु को उदासीन कर लेते हैं और इस स्थिति में संकुल होगा वो स्थायी हो जाता है। ये पहला सिद्धांत था विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे पाई बंध बनाने का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इस सिद्धांत में पॉलिंग ने क्या बताया, देखते हैं कि जब किसी संकुल में लिगेंड परमाणु की विद्युत ऋणता कम हो, यानी कि लिगेंड परमाणु के जो दाता परमाणु हैं उसकी विद्युत ऋणता कम है। पहले वाला जो सिद्धांत था वो किसके लिए था कि जिनकी विद्युत ऋणता अधिक है। अभी ये सिद्धांत इसमें क्या है कि धातु परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता कम है। जैसे कार्बोनिल में, साइनो में, यहाँ पे दाता परमाणु डोनर एटम है वो कार्बन है और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, उस स्थिति में विद्युत उदासीनता सिद्धांत के द्वारा केंद्रीय परमाणु पर आया ऋणावेश उदासीन नहीं हो पाता है। तब धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, यानी धातु परमाणु के कौन से भरे हुए कक्षक जिनमें dxy, dyz या dxz, ये तो किसके हैं? धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक हैं यहाँ पे, तथा लिगेंड के खाली कक्षक, लिगेंड के जो रिक्त वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें कौन से हो सकते हैं यहाँ पे d ऑर्बिटल हो सकते हैं। जैसे फॉस्फिन के अंदर यहाँ पे Pr3 में फास्फोरस के अंदर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे Sr2 के अंदर सल्फर के अंदर ये जो लिगेंड है इनमें रिक्त कक्षक कौन से होते हैं? d ऑर्बिटल होते हैं। तथा सेकंड टाइप के हैं यहाँ पे विपरीत बंदी p कक्षक, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल, और ये किसमें होते हैं? ये यहाँ पे जैसे कार्बोनिल है या साइनो लिगेंड है जिसके कार्बन परमाणु में इस प्रकार के एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल जो वैकेंट होते हैं के मध्य पाई बंध बनता है। और इस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे? धातु परमाणु से। यहाँ पे ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो धातु परमाणु से लिगेंड की ओर, मेटल टू लिगेंड होता है, अतः इसे पश्य बंध यानी बैक बॉन्ड कहते हैं। और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे धातु परमाणु पर एकत्रित ऋण आवेश वापस लिगेंडों पर चला जाता है और इस प्रकार से संकुल यौगिक है वो स्थायी हो जाता है। जैसे यहाँ कार्बोनिल एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल के साथ में यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है, उसने कार्बोनिल लिगेंड ने पहले तो यहाँ पे
कार्बन परमाणु के जो लोन पेयर हैं और मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटलों के बीच ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। और सेकंड जो टाइप का बैक बॉन्ड है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, उसमें यहाँ पे मेटल के तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और यहाँ पे कार्बोनिल के कार्बन के विपरीत बंदी पी कक्षकों के ओवरलैपिंग के फलस्वरूप ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे इसका सेकंड प्रिंसिपल था। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है संकुलों की ज्यामिति व चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या। Explanation of magnetic behavior and geometrical of complexes। वीबीटी के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों की ज्यामिति तथा चुंबकत्व की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। संकरण के द्वारा, यहाँ पे संकरण के द्वारा संकुलों की ज्यामिति का पता चल जाएगा, ज्योमेट्री कैसी है, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों या युग्मित इलेक्ट्रॉनों जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है युग्मित इलेक्ट्रॉन, इनके द्वारा चुंबकीय व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। यदि संकुल यौगिक बनने के बाद उसमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा, और यदि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, उस स्थिति में वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जिसमें पहला एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का दिया गया, जिसमें संकरण D2sp3, और इस स्थिति में इसकी ज्योमेट्री होगी वो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन के उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें 3d6 4s2 होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यदि आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण अवस्था 2+ है, जैसा यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर आयरन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और इस स्थिति में इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 ही रह जाता है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे। और साइनो लिगेंड यहाँ पे है वो प्रबल लिगेंड है, अतः 3d के इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, और उस स्थिति में साइनो लिगेंड जो है उसके संपर्क में आने पर Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 2d ऑर्बिटल, यहाँ पे dx² - y² और dz² के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे पेयर्ड हो चुके हैं, और इसके बाद में वैकेंट जो है 2d ऑर्बिटल, dx² - y² और dz² वाला, और एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, ये जो वैकेंट है ये संकरण के द्वारा 6 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं D2sp3 संकरण के द्वारा, और ये 6 संकरित कक्षक यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और अब आगे जब संकुल आयन है तो संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार के होगा, तो ये दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में साइनो लिगेंड ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पे ये उपसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। यहाँ 6 उपसंयोजक का निर्माण हो जाता है, और इस स्थिति में इस संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है,
और इस स्थिति में ये संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होता है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो यहाँ निकल यहाँ पे क्लोरोलिगेंड की उपस्थिति में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन जो है उसका, तो यहाँ पे निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उदासीन होता है तब 3d8 4s2 होता है, और यहाँ पे निकल जब इस संकुल यौगिक के अंदर निकल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 ही रह जाता है, 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाते हैं। और क्लोरो लिगेंड है वो यहाँ दुर्बल लिगेंड, और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाती है, और यहाँ पे जो एक s और 3 p कक्षक है वो संकरण के द्वारा 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, और ये 4 नए संकरित कक्षक चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इन कक्षकों के साथ क्लोरोलिगेंड है वो 4 उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है, और इस प्रकार से ये संकुल यौगिक है वो चतुष्फलकीय बनता है। और इस संकुल यौगिक में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये संकुल यौगिक अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है संकुल यौगिकों में ज्योमेट्री और उनकी ज्यामिति तथा चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कैसे की जा सकती है उदाहरण के द्वारा समझा। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ये ज्यादातर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक एक करके इनकी कमियां यानी सीमाएं, लिमिटेशन वीबीटी की उस पर डिस्कस करते हैं। पहली यहाँ पे सीमा है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं। विलयन में कैसे होंगे? रंगीन आयन मुक्त करते हैं, अर्थात संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम व्यवहार को वीबीटी नहीं समझा पाया। स्पेक्ट्रमी व्यवहार की या वीबीटी के द्वारा कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। पहली इसकी लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, वीबीटी के अनुसार धातु आयन कब आंतरिक कक्षक संकुल तथा कब बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, इसकी स्पष्ट व्याख्या वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। अतः संरचना के आधार पर चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल द्वारा, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और दूसरा यहाँ पे पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट है। अब दोनों के आपको दिख रहे हैं, बस केवल यहाँ पे लिगेंड ही अलग है, बाकी एक जैसे हैं, और दोनों की संरचना है या ज्योमेट्री को वो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ही होती है। यह संरचना तो एक जैसी है, लेकिन पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि दूसरे वाला पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट है वो अनुचुंबकीय होता है यानी पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे इनकी संरचना के आधार पर इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या या उनके पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसकी सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड इसकी लिमिटेशन, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। संकुल यौगिकों में कितने चुंबकीय गुण किसमें है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, तो इसकी मात्रात्मक व्याख्या इस वीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। फोर्थ इसकी लिमिटेशन, कई संकुलों जैसे यहाँ पे जो कॉपर का एक्वा लिगेंड के साथ में संकुल यौगिक बना हुआ दिख रहे हैं आप, की ज्यामिति, इसकी ज्योमेट्री है वो विकृत डिस्टॉर्टेड होती है।
कैसी होती है? तो इसमें 4 जो एक्वा के कॉपर के साथ में उपसंयोजक बंध बने हुए हैं, उन बंधों की समान दूरी, जबकि शेष जो 2 बंधों की दूरी है वो अधिक होती है। 4 तो यहाँ पे शॉर्ट में, जबकि 2 लॉन्ग होंगे, यानी इनकी दूरियां अलग अलग होती हैं। इसकी भी व्याख्या वीपीटी के द्वारा नहीं की जा सकती है। फिफ्थ इसकी लिमिटेशन, कोबाल्ट जो सेकंड है और कॉपर सेकंड, इन दोनों के संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत क्या कहता है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित एक्साइटेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये कोबाल्ट का एमिन लिगेंड के साथ में संकुल यौगिक बनता है, या फिर यहाँ कॉपर का साइनो लिगेंड के साथ में संकुल यौगिक बनता है। तो इन दोनों के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और ऐसा होने पर दोनों के अपचायक गुण हैं वो समान होने चाहिए। अपचायक का मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण होना। अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है वो अपचायक गुण दोनों में समान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण भी ये सिद्धांत नहीं दे पाता है। 6 इसकी लिमिटेशन, किसी इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो पहले के अंदर कहा गया है लिमिटेशन के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड संकुल बनने में इनको ऊर्जा कैसे मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ 3D से 4D या 4p कक्षकों में चले जाते हैं, इसकी व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं कर पाया। और इसकी लास्ट जो है 7 लिमिटेशन, कि इस सिद्धांत के आधार पर किसी संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं कर सकते हैं। संकुल यौगिक बनेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आई या वृद्धि आई, कितनी ऊर्जा में कमी आई, कितना इसका, जैसे CFSE की बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे CFT के अंदर, तो उसकी भी यहाँ पे मात्रात्मक गणना है वो इस सिद्धांत VPT के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ज्यादातर इनकी लिमिटेशन को CFT है उसके द्वारा यहाँ पे अपन समझ लेंगे, यानी कि उनकी सीमाओं को CFT समझा देगी, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।